जब न होश था हमको दुश्मनी से डरते थे, अब जो होश आया तो दोस्ती से डरते हैं। अब जो होश आया तो दोस्ती से डरते हैं। इल्म फन के दीवाने कब किसी से डरते हैं। इल्म फन के दीवाने। हे गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल टीचिंग इंटरेस्ट। तो गाइस, आई होप आपको सॉन्ग अच्छा लगा होगा। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो कि इकोनॉमी में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसके बिना के इकोनॉमी अधूरी है। इसके बिना हम इकोनॉमी को नहीं समझ सकते। ठीक है, इसलिए हम आज पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फॉरेक्स रिजर्व, फिर पढ़ेंगे ग्लोटी रूल, इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, स्टैगफ्लेशन, बुलेट इन्फ्लेशन या जिसको हम स्पाइरल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, बोटलनेक इन्फ्लेशन या जिसको हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, और अगर टाइम बचेगा तो हम फ्लिप्स कर्व भी देखेंगे गाइस, जिसमें कि हम नायरों की खुलेआम शरेआम बात करेंगे। नायरों की जो होता है हमारा नॉन एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशनरी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। गाइस, अगर वीडियो ज्यादा लंबा ना हो गया तो मैं इसको शरेआम आपके सामने इसका इजहार करूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फॉरेक्स रिजर्व से। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व जो है ना, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन इकोनॉमी। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है गाइस, समझिए बात को समझिए, पूरे जहन में उतारिए चीज को। जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि इंडिया में क्या, जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि इंडिया में कैपिटलाइजेशन है, सोशलाइजेशन है, ये कम्युनिज्म है, तब मैंने आपको बताया था कि इंडिया में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, नॉन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ना सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ना कि कोई और इकोनॉमी, बल्कि क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है कि कुछ चीजें जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से हैं, कुछ चीजें सोशलिस्ट इकोनॉमी से हैं, उनको मिला के मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारे इंडिया की। ठीक है, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी कब बनी, ये बनी आफ्टर 1991, 1991 से बाद बनी। उससे पहले क्या था, सोशलिस्ट इकोनॉमी थी इंडिया में। ठीक है, तो जब 1990 में इंडिया में क्राइसिस आए थे, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो प्ले नहीं किया तो आप प्ले कर सकते हो। जब 1990 में इंडिया में क्राइसिस आए थे, तो वो क्राइसिस कैसे आए थे, वो क्राइसिस कैसे आए थे गाइस, वो क्राइसिस आए थे कि उस वक्त इंडिया में टोटल 10 से 15 फॉरेक्स रहा था। अब ये फॉरेक्स क्या होता है, तब मैंने आपको इस फॉरेक्स की शरेआम बात नहीं की थी, लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि मैं आपको फॉरेक्स की बात शरेआम करूंगा। मैं बताता हूं फॉरेक्स क्या होता है। फॉरेक्स रिजर्व होता है गाइस क्या, कि जब इंडिया को या किसी भी देश को, ठीक है, जब इंडिया को या किसी भी देश को पैसा चाहिए, क्या इंडिया को या किसी भी देश को पैसा चाहिए, तो वो किसके पास जाती है, वर्ल्ड बैंक के पास जाती है। अब वर्ल्ड बैंक ने तो ऐसा किया नहीं है कि उसने इंडियन रुपये रखे होंगे, श्रीलंकन रुपये रखे होंगे, वगैरह वगैरह सब की करेंसीज रखी होंगी। नो, दैट्स नो। वर्ल्ड बैंक ने क्या रखे हैं, यूएस डॉलर वगैरह वगैरह, जो खास इकोनॉमी है ना, येन हो गया, डॉलर हो गया, वगैरह वगैरह, जो खास इकोनॉमी है वो रखी है। ठीक है, अब इंडिया ने क्या, अब इंडिया ने जब अपने देश में, देश के लिए लोन लेना है वर्ल्ड बैंक से, क्या, जब इंडिया ने अपने देश के लिए लोन लेना है वर्ल्ड बैंक से, तो वो क्या करेंगे, वो डॉलर देंगे। ठीक है, वो रुपये तो नहीं देंगे, वो डॉलर देंगे। फिर बॉर्डर पे वो डॉलर क्या होगा, कन्वर्ट होगा रुपये में। ठीक है, वो डॉलर क्या होगा, कन्वर्ट होगा रुपये में। तो इंडिया के पास भी तो कुछ डॉलर चाहिए, ताकि कल को अगर इंडिया को डिमांड पड़े कि हमें लोन चाहिए, तो वर्ल्ड बैंक के पास वो डॉलर लेके जाने हैं। वर्ल्ड बैंक के पास
गोल्ड, अपने देश का गोल्ड लेके जाना है कि लो भाई आप गोल्ड रखो और हमें क्या दो, लोन दो। ये लो आप गोल्ड रखो और हमें क्या दो, लोन दो। ये लो आप डॉलर रखो और हमें क्या दो, लोन दो। ये लो आप येन रखो और क्या दो, हमें लोन दो। ठीक है, तो यही चीजें क्या होती है, फॉरेक्स होती हैं। इन्हीं चीजों को हम फॉरेक्स बोलते हैं। तो क्या हुआ था 1990 में कि ये फॉरेक्स कुछ हमारे पास 10 से 15 रहे थे और उसके बाद फॉरेक्स खत्म होने वाले थे और इंडिया में बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला था। उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह। इन दोनों ने एक कमेटी बनाई थी, एक कमेटी का संगठन किया था जिस कमेटी का नाम था मनमोहन सिंह राव कमेटी। ठीक है, उस कमेटी ने आरबीआई के साथ कंसल्टेशन करके फिर उन्होंने विद द रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई एंड वर्ल्ड बैंक क्या हुआ था कि उन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे कि आपकी जो इकोनॉमी है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, लिहाजा आप अपनी इकोनॉमी को थोड़ा चेंज कीजिए ताकि आपके देश में क्राइसिस रुक सके। तब सोशलिस्ट इकोनॉमी से किस में चेंज हुआ, मिक्स्ड इकोनॉमी में। क्या, सोशलिस्ट इकोनॉमी से मिक्स्ड इकोनॉमी में इंडिया तब चेंज हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा फॉरेक्स। फॉरेक्स होता है इट इज द करेंसी ऑफ फॉरेन इन इंडिया। इंडिया के पास दूसरे देशों की करेंसी कितनी है, दूसरे देशों की करेंसी कितनी है, उसको हम फॉरेन करेंसी बोलते हैं। फॉरेन करेंसी हैव इन इंडिया इज नोन एज फॉरेक्स। ठीक है, गोल्ड इंडिया के पास कितना है, वो फॉरेक्स है। एसडीआर की बात भी करेंगे हम, फिर हम ट्रंच की बात भी करेंगे, लेकिन जब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इन चीजों की बात करें तो। लेकिन उससे पहले मैंने फॉरेक्स बता दिया। फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेक्स होता है दूसरे देशों की इकोनॉमी हमारे पास कितनी है। जैसे यूएस का डॉलर हमारे पास कितना है, येन कितना है, ठीक है, गोल्ड हमारे पास कितना है, ताकि कल को हमारे देश को लोन की जरूरत पड़े तो हम उस डॉलर को, उस गोल्ड को उठा के आरबीआई के पास रख दें और उससे लोन ले सकें। दैट इज कॉल्ड फॉरेक्स। और अगर मैं करंट फॉरेक्स की बात करूं, 16 जुलाई 2021 में इंडिया में कितना फॉरेक्स था, 612.730 डॉलर इंडिया के पास थे। मतलब अच्छा खासा फॉरेक्स था। ठीक है, जब फॉरेक्स अच्छा खासा होगा तो हमारा देश जो है वो अच्छे से तरक्की करेगा, ग्रो करेगा, जितना मर्जी पैसा इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा फॉरेक्स। फॉरेक्स क्या होता है, देखिए मैं छोटी सी आपको डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं। ठीक है गाइस, समझिए डेफिनेशन को। अगर आप डेफिनेशन को राइट डाउन करना चाहें तो डेफिनेशन को राइट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेक्स होता है इट इज द टोटल फॉरेन करेंसी इन इंडिया। इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी कितनी है, दैट इज नोन एज फॉरेक्स रिजर्व। क्या, फॉरेक्स रिजर्व। अब ये फॉरेक्स रिजर्व गोल्ड की शक्ल में भी हो सकता है, इंडिया के पास कितना गोल्ड है। ठीक है, एसडीआर और ट्रंच। मैं इसकी भी शरेआम बात करूंगा, लेकिन आप जब कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको इन चीजों की जरूरत है तो मैं आपको बताऊंगा एसडीआर क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा ये चीजें। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपने समझ लिया फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं गुलाटी रूल। क्या बताता हूं, गुलाटी रूल। तो गाइस, गुलाटी रूल क्या होता है, गुलाटी रूल की जब मैं बात करूं तो गुलाटी रूल होता है कि एक देश के अंदर, क्या, एक देश के अंदर मिनिमम, एक देश के अंदर मिनिमम कितना फॉरेक्स चाहिए ताकि उस देश की इकोनॉमी नॉर्मल रहे। एक देश के अंदर कितना फॉरेक्स चाहिए ताकि उस देश की इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक है,
जब 1990 की बात थी तब तो 10 से 15 फॉरेक्स कॉल इंडिया के पास रहा था, तब तो क्राइसिस आ गए थे। लेकिन नॉर्मल कितना हमारे पास फॉरेक्स चाहिए ताकि हमारे देश की इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर सके, उसको बोलते हैं ग्लोटी रूल। उसको क्या बोलते हैं? ग्लोटी रूल। और वो कितना चाहिए? हमारे पास इतना फॉरेक्स चाहिए, मिनिमम फॉरेक्स बाय विच अ कंट्री कैन fulfill his needs, fulfill his import and export expenditures at least 12 month in a year। एक साल का खर्चा इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का, एक साल का देश का खर्चा कितना होगा? इतना फॉरेक्स हमारे पास चाहिए एट ए टाइम। ठीक है, मिनिमम फॉरेक्स क्या? minimum forex have a country, minimum forex have a country to fulfill his needs at least for 12 months या 1 year। इसको बोलते हैं ग्लोटी रूल। ठीक है, ये हमारा ग्लोटी रूल होता है कि हमारे पास इतना तो फॉरेक्स चाहिए कि हमारे एक साल तक हमें क्राइसिस का सामना ना करना पड़े। इसको बोलते हैं ग्लोटी रूल। ठीक है, आई होप आपने समझ लिया होगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूं इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। क्या? इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो पूछा कहां गया? इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क की गाइस अगर मैं बात करूं तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क की अगर मैं बात करूं तो इट इज डिटरमाइंड बाय द गोविट। क्या? इट इज डिटरमाइंड बाय द गोविट with the consultation with RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क होता है गाइस, इट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इट इज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो। वो एक टारगेट क्या करती है? सेट करती है। वो क्या करती है? एक टारगेट सेट करती है कि इतने टारगेट तक अगर हम एक्सपेंडिचर करें या इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें तो इन्फ्लेशन नहीं होगा, डिफ्लेशन नहीं होगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। अब ऐसा तो नहीं है कि आप इन्फ्लेशन करते जाओ, जितना मर्जी आप इन्फ्लेशन करो, ऐसा नहीं है। ये इसकी भी कुछ लिमिट है कि हम इतने तक इन्फ्लेशन कर सकते हैं। इससे ज्यादा इन्फ्लेशन कर दिया तो देश में इन्फ्लेशन से भी क्राइसिस आ सकते हैं। देश में इन्फ्लेशन से भी क्राइसिस आ सकते हैं। इट इज टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन आरबीआई। और कितना कर सकते हैं? 4% +-2% तक हम इन्फ्लेशन कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा इन्फ्लेशन हमने किया तो इट इज हार्मफुल फॉर अस, फॉर कंट्री। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। ये इसको टारगेट किया गया है कि इतने तक इन्फ्लेशन हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा इन्फ्लेशन हम नहीं कर सकते। अगर इससे ज्यादा इन्फ्लेशन किया तो देश में क्राइसिस आ सकते हैं। ठीक है, ये मिनिमम मतलब इन्फ्लेशन हम कर सकते हैं कितना? 4% +-2%। और ये कौन डिटरमाइन करता है? इट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। और किससे कैसे डिटरमाइन करती है? विद द कंसल्टेशन ऑफ आरबीआई। आरबीआई के साथ कंसल्ट करके गवर्नमेंट इसको फिक्स करती है। ठीक है, लगी समझ? आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, मैं इससे ज्यादा भी आपको समझा सकता हूँ डीपली, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं इतनी गहराई में नहीं जा रहा। एग्जाम में सिर्फ इतना आएगा कि फॉरेक्स क्या होता है, वो डेफिनेशन दे देंगे। इनमें से फॉरेक्स की डेफिनेशन कौन सी है तो आप लिखेंगे ग्लोटी रूल क्या है।
ग्लोटरी रूल मैंने आपको बता दिया कि ग्लोटरी रूल क्या, कि 12 मंथ तक खर्चा हमारे पास होना चाहिए, फॉरेक्स होना चाहिए, उसको हम ग्लोटरी रूल बोलते हैं। और इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क भी बता दिया कितना होता है, 4% प्लस माइनस 2%। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं स्टैगफ्लेशन क्या होता है। क्या बताता हूं, स्टैगफ्लेशन। गाइस अगर समझ आ रही है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं क्या स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन स्टैगफ्लेशन में अगर मैं आपको बताऊं तो उससे पहले आपके जहन में जो मैंने आपको बताया था इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है, जब आपके जहन में इन्फ्लेशन होगा तब आप स्टैगफ्लेशन को समझ पाएंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन मैंने आपको, सॉरी मेरी पेन की कैप गिर गई है, तो इन्फ्लेशन मैंने आपको क्या बताया था, इन्फ्लेशन बताया था when general prices increase at high level at continuous rate या sustained rate, या सस्टेन्ड रेट, जब जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो कंटिन्यूस लेवल पर और मनी की परचेजिंग पावर कम हो, क्या जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो और परचेजिंग पावर कम हो, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। जैसे इस पेन की परचेजिंग पावर कम है लेकिन जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज है, इस पेन का इतना जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज है कि हम इसकी परचेजिंग नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, व्हेन जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज। लेकिन जब मैं एक पेन की बात करूं तो वो प्राइस होगा, लेकिन जब मैं बहुत सारी चीजों की बात करूं, बहुत सारी थिंग्स की बात करूं, बहुत सारी चीजों की बात करूं तो वो क्या होगा, जनरल प्राइस लेवल। और जब वो इंक्रीज हो जाएंगे और इंक्रीजिंग पावर क्या हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब समझो आप स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन तो समझिए आप, समझो स्टैगफ्लेशन क्या होता है। तो स्टैगफ्लेशन में आपको बताया था मैंने एक ग्राफ के माध्यम से, क्या एक ग्राफ के माध्यम से मैंने आपको क्या बताया था, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन बताया था। वहीं पे मैंने स्टैगफ्लेशन की शायद बात की थी, अगर नहीं की तो अभी समझ लीजिए आप, ठीक है। गाइस ये हो रहा है इन्फ्लेशन, क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन। जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहे हैं, जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहे हैं और मनी की परचेजिंग पावर कम हो रही है। अब जनरल प्राइस लेवल कैसे बढ़ रहे हैं, जनरल प्राइस लेवल कैसे बढ़ रहे हैं और परचेजिंग पावर कैसे कम हो रही है, समझिए चीज को। जब आप एक दुकान पे जाते हो तो आप वहां पे बोलते हो कि मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए, तो वो बोलते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन चाहिए, तो आप बोलते हो कि मुझे चाहिए जी 10,000 की रेंज में स्मार्टफोन चाहिए, ठीक है। तो वो सोचेगा शॉप वाला, वो आपको बता देगा ये हमारे पास 10,000 का स्मार्टफोन है, लेकिन वो साथ साथ में 15,000 वाला स्मार्टफोन भी बता देगा, साथ साथ में 20,000 वाला भी स्मार्टफोन बता देगा, और उसमें जो फीचर्स हैं उसको भी जाहिर कर देगा। उसका 15,000 का फोन बताने का मेन मकसद ये है कि उसकी जो है वो सेलिंग ज्यादा हो, उसकी सेल ज्यादा हो। तो जब आपकी जेब में तो कुल 10,000 है, आप तो 10,000 लेके गए हो खरीदने के लिए, ठीक है, लेकिन आपके जहन में आ गया कि नहीं यार 15,000 वाला फोन अच्छा है, इसको हमको खरीदना चाहिए, तो आप वो कैसे खरीद पाओगे, क्योंकि आपके पास तो कुल कितना 10,000 है। तो आप फिर सोचेंगे कि नहीं यार मैं कुछ दिन रुक जाता हूं, जब मेरे पास 5-7 हजार और आ जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा कि 15,000 वाला या 20,000 वाला फोन खरीद लूंगा, ठीक है। तो आपने फोन को परचेज नहीं किया, मतलब परचेजिंग पावर कम हो गई और प्राइस लेवल क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, प्राइस लेवल क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। 10,000 का फोन 15 का हो गया, 15,000 का फोन 20,000 का हो गया, तो वो क्या हो गया, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो गए और परचेजिंग पावर कम हो रही है। क्योंकि परचेजिंग पावर कैसे कम हो रही है, क्योंकि चीजें जो है वो नई नई चीजें हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं, क्वालिटीदार चीजें हैं, ठीक है। इसलिए जब जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहे हैं तो इन्फ्लेशन हो रहा है, ये इन्फ्लेशन बूम पे आ गया है, बूम या पीक पे, ठीक है, बूम या पीक पे आ गया है, ठीक है। अब इन्फ्लेशन कम हो रहा है,
अब इन्फ्लेशन कम हो रहा है, जिसको क्या हम बोलते हैं, क्या, रिसेशन। क्या बोलते हैं, रिसेशन। रिसेशन, जिसको हम रिसेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद फिर से जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहे हैं। अगर फिर से जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होगा तो इसको क्या बोलते हैं, रिकवरी। इसको क्या बोलते हैं, रिकवरी। रिकवरी, इसको क्या बोलते हैं, रिकवरी। अब देखिए गाइस, अब समझिए आप स्टैगफ्लेशन। अब आप स्टैगफ्लेशन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अगर इससे पहले मैं आपको स्टैगफ्लेशन बता देता तो शायद आपको समझ नहीं आता, लेकिन अब आ जाएगा। यहां पे क्या है गाइस, यहां पे है इन्फ्लेशन। यहां पे क्या है, इन्फ्लेशन। लेकिन यहां पे क्या है, यहां तक तो इन्फ्लेशन है, इससे नीचे क्या है, इससे नीचे है डिफ्लेशन। प्राइस लेवल कम हो गए। जनरल प्राइस, इधर जनरल प्राइस लेवल ज्यादा हो गए, इधर जनरल प्राइस लेवल कम हो गए। अब ये जो चीज है, यहां पे क्या है, प्राइसेस इंक्रीज है यहां तक, और यहां पे क्या है, प्राइसेस डिक्रीज है। प्राइसेस डिक्रीज, और यहां पे क्या, प्राइसेस इंक्रीज। अब एक टाइम आता है ना कि जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं और फिर बूम और पीक पे जाके प्राइसेस डिक्रीज होते हैं। जब इंक्रीज और डिक्रीज एक साथ होते हैं, इंक्रीज हुए फिर डिक्रीज हुए, इसको हम बोलते हैं क्या, स्टैगफ्लेशन। दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। ठीक है, लगी समझ आपको, लगी समझ गाइस आपको। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी बता देता हूं। क्या, मैं आपको इसकी डेफिनेशन, व्हेन द इन्फ्लेशन एंड रिसेशन एग्जिस्ट टुगेदर। व्हेन द इन्फ्लेशन एंड रिसेशन एग्जिस्ट टुगेदर, ये क्या है, रिसेशन है ना, ये क्या है, रिसेशन है, ये पूरी रिसेशन है, ये पूरी क्या है, रिसेशन है। जब इन्फ्लेशन और रिसेशन एग्जिस्ट टुगेदर इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। जब इन्फ्लेशन और रिसेशन भी हो रहा है, क्या, इन्फ्लेशन भी हो रहा है, रिसेशन भी हो रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। When both exist together is known as स्टैगफ्लेशन। ठीक है, अब मैं इसकी आपको डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं। पहुंचा कहां गया, when prices increases, जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाएगी। अब एम्प्लॉयमेंट कैसे डिक्रीज होगी, समझिए। जब प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो स्टैगफ्लेशन आ गया। स्टैगफ्लेशन आ गया मतलब चीजें बिक नहीं रहे हैं, नहीं रही हैं। कैसे नहीं बिक रही है, मैंने आपको बता दिया। तो चीजें नहीं बिक रही हैं तो फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स हैं उनको लात मार के बाहर निकाल देंगे, तो उनकी एम्प्लॉयमेंट तो गई, उनकी एम्प्लॉयमेंट चली गई। तो दैट इज कॉल्ड, एम्प्लॉयमेंट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। प्राइस लेवल क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। मार्केट में प्राइस लेवल इंक्रीज हो गए, फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो गई। दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, ये एक डेफिनेशन हो गई। या दूसरी डेफिनेशन लिखिए आप, व्हेन इन्फ्लेशन एंड रिसेशन exist together is called stagflation। जब इन्फ्लेशन और रिसेशन एग्जिस्ट करे टुगेदर, ये इन्फ्लेशन है, ये रिसेशन है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, इन्फ्लेशन है, और ये क्या है, रिसेशन है। ये दोनों क्या कर रही हैं, टुगेदर एग्जिस्ट कर रही हैं, टुगेदर एग्जिस्ट कर रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। लगी समझ आपको, मैंने पूरा जोर लगा दिया आपको समझाने के। अगर आपको समझ लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मैं समझूंगा कि आपको समझ लग चुकी है। ठीक है, व्हेन इन्फ्लेशन एंड रिसेशन एग्जिस्ट टुगेदर इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। व्हेन जनरल प्राइस लेवल इंक्रीजेस एंड एम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस, दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। ठीक है, ये था हमारा
स्टैगफ्लेशन। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, इसके बाद हम पढ़ते हैं बुलेट इन इन्फ्लेशन। क्या पढ़ते हैं? बुलेट इन इन्फ्लेशन। ये हमारा क्या, बुलेट इन इन्फ्लेशन, ये है बुलेट इन इन्फ्लेशन। ठीक है, बुलेट इन इन्फ्लेशन, जिसको हम स्पाइरल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये बुलेट इन इन्फ्लेशन और स्पाइरल इन्फ्लेशन क्या होता है गाइस? बुलेट इन इन्फ्लेशन, समझिए आप चीजों को। ठीक है, चीजों को समझिए आप। जब क्या, जब क्या मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्या मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये एरो हमारा बढ़ाने के लिए। जब मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन हो रही है। अब इन्फ्लेशन हो रही है तो जाहिर सी बात, मतलब इन्फ्लेशन हो रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है और इन्फ्लेशन हो रही है। अगर एक्सेसिव इन्फ्लेशन हो जाए, मैंने आपको बताया था ना कि एक्सेसिव एवरीथिंग इज बैड, एक्सेसिव एवरीथिंग इज बैड। वो मैंने कहां पे बताया था आपको? वो बताया था मैंने आपको इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क में, जिसमें हम 4% प्लस माइनस 2% इन्फ्लेशन कर सकते हैं। अगर हमने ज्यादा इन्फ्लेशन कर दी तो वहां पे क्राइसिस आ जाएंगे। ठीक है, मतलब हमने 10,000 का फोन 20,000 में बेचना शुरू कर दिया, 10,000 का फोन करोड़ में बेचना शुरू कर दिया, लाख में बेचना शुरू कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड क्राइसिस आ जाएंगे वहां पे। ठीक है, अगर हम कुछ हद तक इन्फ्लेशन करें तो देश में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। ठीक है, प्रॉपर तरीके से इन्फ्लेशन करें तो देश में, मतलब प्रॉपर तरीके से इन्फ्लेशन करने का मतलब ये है कि हम चीजों को तैयार तो करें लेकिन उसका प्रॉपर रेट रखें एक, ताकि वो चीजें बिकें। जब चीजें ज्यादा मकदार में बिकेंगी तो फैक्ट्री में स्टॉक्स की मकदार कम पड़ जाएगी। अब और स्टॉक बनाने के लिए एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। जब एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ठीक है, जब मार्केट में प्राइसेस बढ़े, कुछ प्राइसेस बढ़े तो क्या हुआ, क्या हुआ? परचेसिंग पावर क्या हुई? परचेसिंग पावर, मैं आपको ऐसे सुना दूं, आप देखिए, ऐसे मजा नहीं आएगा। क्या मार्केट में क्या हुआ? प्राइसेस इंक्रीज हुए, मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज हुए। जब मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज हुए तो परचेसिंग पावर क्या हुई? परचेसिंग पावर भी इंक्रीज हुई। ठीक है, जब परचेसिंग पावर इंक्रीज हुई तो डिमांड क्या हुई? डिमांड भी इंक्रीज हुई। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब जब डिमांड भी बढ़ी तो फैक्ट्री में भी तो स्टॉक कम पड़ गए। अब फैक्ट्री में जब स्टॉक कम पड़ गए तो वहां पे एम्प्लॉयज चाहिए और स्टॉक बनाने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई ना। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो इकोनॉमी, इनकम भी बढ़ी, इनकम भी बढ़ी। जब इनकम बढ़ी, लोगों के पास पैसे आ गए, एम्प्लॉयज के पास पैसे आ गए, मार्केट में लोगों के पास पैसे आ गए, सबके पास पैसे आ गए, तो क्या हुआ? इन्फ्लेशन आ गया। क्या? इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया। जब इन्फ्लेशन आया तो इनकम बढ़ी। जैसे जैसे इन्फ्लेशन आएगा वैसे वैसे इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे इन्फ्लेशन आएगा वैसे वैसे इनकम बढ़ेगी। ठीक है, फिर इन्फ्लेशन आया, फिर एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ी फैक्ट्री में, फिर एम्प्लॉयज फैक्ट्री में लगाए गए, फिर एम्प्लॉयज के पास इनकम बढ़ी, सबके पास इनकम बढ़ी। ठीक है, तो फिर इन्फ्लेशन आ गया, फिर इन्फ्लेशन आ गया, फिर इन्फ्लेशन आ गया तो फिर इनकम बढ़ी। जैसे जैसे इन्फ्लेशन आएगा वैसे वैसे इनकम बढ़ेगी। इसको हम बोलते हैं बुलेट इन इन्फ्लेशन या स्पाइरल इन्फ्लेशन। इसको हम बोलते हैं स्पाइरल इन्फ्लेशन गाइस। जैसे जैसे इन्फ्लेशन हुई वैसे वैसे हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, जैसे जैसे इन्फ्लेशन हुई वैसे वैसे हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, जैसे जैसे इन्फ्लेशन हुई वैसे वैसे हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से हमारी इनकम बढ़ी, जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे
वैसे वैसे क्या इन्फ्लेशन बढ़ी, जिसको हम बोलते हैं स्पाइरल इन्फ्लेशन। ठीक है, ये हमारी बुलेट इन इन्फ्लेशन या स्पाइरल इन्फ्लेशन की डेफिनेशन ये है गाइस। ठीक है, लगी समझ आपको? लगी आपको समझ? ठीक है, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं। ठीक है, डेफिनेशन है इसकी, व्हेन इन्फ्लेशन increases then income increases with the increasing money supply मनी सप्लाई इंक्रीज हुई तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हुई, इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुई, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई तो इनकम भी इंक्रीज हुई, इनकम इंक्रीज हुई तो इन्फ्लेशन फिर इंक्रीज हुई। दैट इज कॉल्ड स्पाइरल इन्फ्लेशन, स्पाइरल इन्फ्लेशन और बुलेट इन इन्फ्लेशन। ठीक है, ये हमारी बुलेट इन इन्फ्लेशन है। विद द inflation in the market, then income is generated, and then inflation comes, then income generated, that is called spiral inflation। ठीक है, ये है हमारा spiral inflation, जिसको हम बुलेट इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं गाइस क्या, इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके